जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे कल हीरा बनाएगी। सो दोस्तों, एक ऐसा ही हीरा आज हमारे साथ मौजूद है, ऋषिकेश, जिसने अपने आप को मेहनत की आग में झोंक दिया था और उस आग से ये हीरा बन के उभरे हैं। आज इनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इनको लाइफ में कहीं आगे लेके जा चुकी हैं। सो दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। एंड आज हम एक ऐसे ही हीरे की सक्सेस स्टोरी आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां पे ऋषिकेश ने अपनी जिंदगी में किस मुकाम से आके और अभी किस मुकाम को हासिल किया है, वही हम आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट ओवर हेयर ऋषिकेश। वेलकम टू गेट वाला। और आज आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मेरे स्टूडेंट भी रहे हो और एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता कि उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सक्सेस को हासिल करे और उसके बाद में वो सक्सेस हम भी फील कर पा रहे हैं। सो आज ऋषिकेश के साथ हम यही एक्सपीरियंस, ऋषिकेश का पूरा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। सो ऋषिकेश, अगेन वेलकम टू गेट वाला। आप गेट वाला के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो आई एम श्योर आप अपनी स्टोरी जब बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। सो आपकी जर्नी को शुरुआत करने के लिए ऋषिकेश, जरा हमारे स्टूडेंट्स को आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए। आपका बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने बीटेक कहाँ से किया है? Yes, thank you. Sir, myself Hrishikesh Ashok Ghade. I have done my basic schooling from Arya Public School up to 10th standard. Okay. उसके बाद I have done diploma in mechanical engineering from SB Patil Polytechnic Indabur. Okay. उसके बाद मैंने बीटेक किया विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे. Okay. So this is all about my education background. Okay. So ऋषिकेश, जैसा आपने बताया कि आपकी गेट में हम देख पा रहे हैं कि आपकी गेट में बहुत अच्छी रैंक आई है, तो आपने अभी, आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड कि आपने डिप्लोमा किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स जनरली आते हैं अच्छी रैंक लेके, गेट डायरेक्ट जो क्रैक करते हैं वो बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने बैठा है जहाँ पे स्टूडेंट ने 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा किया, बिकॉज डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंजीनियरिंग करना। 11th-12th क्लास आपको थोड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथ्स का बैकग्राउंड ना होने की वजह से आपको दिक्कत होती है। तो आप थोड़ा अपनी गेट जर्नी के बारे में बताइए कि डिप्लोमा आपके दिमाग में कैसे आया, फिर आप जब कॉलेज में गए तो वहाँ से आपको गेट के बारे में कैसे पता चला? सर, डिप्लोमा का था ना कि उस वक्त इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था मेरे पास डिसीजन लेने के लिए। ओके। तो उस वक्त मैंने डिप्लोमा लिया, पर वो इतना अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि बाद में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पर डिसीजन तो ऐसा है कि आप गलत सही नहीं बोल सकते हम, डिपेंडिंग अपॉन डिसीजन हमारा मेहनत बदल सकती है। राइट। तो मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, मैंने की। और गेट के रिलेटेड मैं बोलूँगा कि मुझे यूट्यूब से जानकारी मिली कि मैं देखता था कि हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या है इंजीनियरिंग के बाद। तो मुझे लगा गेट ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं सामने हमारे। तो मैंने 3rd ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की गेट के लिए। ओके। तो उस वक्त मैंने सेल्फ स्टडी की थी उस वक्त। तो अच्छे से पढ़ाई की थी मैंने डिसिप्लिन से, क्योंकि आदत लग गई थी पढ़ाई करने की डिप्लोमा की वजह से, क्योंकि मेहनत करने की आदत लग गई थी डिप्लोमा किया उसकी वजह से। ओके। सेल्फ स्टडी करने की आदत लग गई थी उस वक्त, पर इसलिए गेट की प्रिपरेशन की और अच्छी रैंक नहीं आई मेरी 3rd ईयर में। ओके। अराउंड 7000 रैंक थी। ओके। तो उस वक्त लगा कि अब गेट नहीं दे सकते, अब उतनी कैपेबिलिटी नहीं है मुझ में गेट के लिए। फिर टाइम जाता गया, टाइम के बाद चीज़ें बदलने लगी। और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने ऐसा सोचा कि अब फाइनल ईयर में है अब मैं, तो इतनी जल्दी ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए कि मैं कर नहीं सकता हूँ एक्चुअली। एक बार और चांस देते इस गेट फाइनल ईयर में, गेट 23 के लिए। और उसके लिए मैंने और अच्छे से पढ़ाई की उसमें। और उसमें सेल्फ स्टडी की और टॉपर टॉक से मुझे पता चला कि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है आजकल, क्योंकि गेट का पैटर्न भी थोड़ा बदल गया है। तो फिर मैंने किया पढ़ाई इसके लिए अच्छे से, फुल लेंथ भी अच्छे से दिए। फिर उसमें रैंक आ गई मेरे 1287। ओके। सो गेट 2023 में आपकी 1287 रैंक आई थी। वेरी गुड। फाइनल ईयर में था। और उस रैंक की मदद से मुझे आईआईटी में ऑफर मिले था, आईआईटी कानपुर थर्मल।
और अभी रिसेंटली मुझे एनटीपीसी में ऑफर आई उसी रैंक से। ओके, सो लास्ट ईयर बच्चों ऋषिकेश को गेट 2023 के बेसिस पे एनटीपीसी से कॉल आया है, पीएसयू से, जिसका ज्वाइनिंग अभी आने वाले वीक में ही है। सो ऋषिकेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपका मुझे लगता है लाइफ का पहला जॉब होगा एनटीपीसी। इससे पहले ऋषिकेश मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं वो उनका जनरली एम रहता है कि डिप्लोमा करने के बाद आपकी एक जॉब लग जाएगी, यही रहता है मोस्ट ऑफ द बच्चों का, यही एम रहता है जिसकी वजह से लोग डिप्लोमा करते हैं। तो जब आप डिप्लोमा कर रहे थे तो आपने कभी सोचा था कि यार नहीं मैं बीटेक करूँगा, डिप्लोमा के बाद में जॉब नहीं करूँगा, या फिर आपने सोचा था कि डिप्लोमा के बाद में जॉब ले लेंगे फिर कुछ काम करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे बीटेक करेंगे, ऐसा कुछ आपने सोचा था? जॉब के रिगार्डिंग मैंने नहीं सोचा था। ओके। पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जॉब ही ले लो अभी से, क्योंकि डिग्री के बाद भी जॉब ही करनी है। ओके। पर उस वक्त मेरा डिसीजन सही था कि एक्चुअली मैंने डिग्री की है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाती है डिग्री के बाद, क्योंकि आप डिप्लोमा के ऊपर से इतने एग्जाम नहीं दे सकते हो, गेट नहीं दे सकते हो। तो एक्चुअली आई विल रिकमेंड टू गिव जो डिप्लोमा, तो ऋषिकेश रिकमेंड कर रहे हैं कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं आप लोग को बीटेक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज उसके बाद में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू एज वेल। बीटेक के बाद में आपके पास बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जिन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आप डिप्लोमा के बाद में जॉब लगते हो, टेक्नीशियन का जो जॉब लगता है मोस्ट प्रॉब्ली, वहीं उनसे कहीं ऊपर पोस्ट पे आप बीटेक करने के बाद में जॉब लगती है। सो दैट्स वेरी वेल सेड ऋषिकेश। ऋषिकेश, आपने एक चीज़ बताई कि आपने कॉलेज में बहुत मेहनत की, सेल्फ स्टडी की, गेट के बारे में आपने बताया कि गेट के बारे में आपको टॉपर स्टॉक से पता चला। थोड़ा मेरे को कॉलेज के बारे में बताइए, आपका कॉलेज कैसा था? वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने मैकेनिकल ही बेसिकली आपने चूज़ क्यों की? क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है आप बहुत यंग जनरेशन से हो, इस यंग जनरेशन में कंप्यूटर्स का क्रेज़ ज़्यादा होता है, तो वाई नॉट CSIT, वाई नॉट ESE? मैकेनिकल जो कोर हार्डकोर जॉब होता है उसके बारे में आपने कैसे सोचा? सर, जो मैकेनिकल लेने वाला डिसीजन है ना, ड्रीम थी मेरी। 8th स्टैंडर्ड में हो गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। ओके। तभी तो डिप्लोमा की है एक्चुअली मैंने 10th के बाद। ओके। तो एक्चुअली मुझे अभी लगता है कि वो सबसे सही डिसीजन था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया। ओके। क्योंकि अगर हम एफर्ट कर सकते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम देख ही सकते हैं, इसरो में भी देख सकते हैं, बार्क में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इनकी रहती है मैकेनिकल वाले। ओके। तो अगर हाँ ऋषिकेश बताते हैं। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो और आप में इंटरेस्ट है उसी फील्ड का, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ब्रांच चूज करनी चाहिए। अगेन बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जो जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अपीलिंग लगे उसको ज़्यादा करना चाहिए। इवन आई एग्री टू दैट। सो ऋषिकेश, कमिंग बैक टू योर कॉलेज, आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा था? जैसे मोस्ट ऑफ द Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट होता है कि बच्चे पढ़ते वढ़ते नहीं है, क्या आपका कॉलेज भी वैसा था, या फिर आपके कॉलेज IIT जैसा हार्डकोर कि नहीं भाई पढ़ना ही है? So, मैं मीडियम ही बोलूँगा, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं और ज़्यादा ऐसा रिलैक्स भी नहीं। ओके। सो हाउ अबाउट डिपार्टमेंट्स? डिपार्टमेंट में कैसे मेहनत कराते थे? डिपार्टमेंट अच्छे थे, अच्छे से पढ़ाते थे सर। और वहाँ पे गेट के लिए भी फोर्स किया जाता था, गेट भी एग्ज़ाम दो आप, उसका अलग से सेक्शन है गेट एग्ज़ाम। अच्छा। यस। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी वो हेल्प करते थे, ऐसा नहीं कि आप प्लेसमेंट ही करो। और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से होते थे यहाँ पे, मतलब ज़्यादा सैलरी नहीं, मीडियम रहती थी, 5 to 6 LP के अराउंड रहता था। ओके। सो सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता था कॉलेज में? जो मेहनत कर रहा है उसका हो जाता था इजीली। ओके। सो कॉलेज में भी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, उन सब का ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो जाता था। और आपने जैसा बताया कि कॉलेज भी आपका बहुत हेल्प करता था। सो कॉलेज, अगर गोइंग बैक टू द कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में होंगे अभी, व्हाट डू यू फील कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं, या फिर कौन सी स्किल्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को कॉलेज में एक्वायर करनी चाहिए जिनसे कि उनका प्लेसमेंट अच्छा हो सके? प्लेसमेंट के लिए आजकल फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड की टेस्ट रहती है वहाँ पे, स्क्रीनिंग के लिए। सेकंड है कि कम्युनिकेशन स्किल। और कंपनी में ज़्यादा रहता है कि आप जो प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी आप थ्रू आउट कर रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कोई फेवरेट सब्जेक्ट आप करके जाओ, वो पूछते हैं एक्चुअली क्या आगे से ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट बता दीजिए। ओके।
तो क्या ऋषिकेश आपको लगता है कि बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही इस माहौल में ढल जाना चाहिए कि भाई आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको टेक्निकली साउंड होना है, आपको सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर करनी है कि भैया ग्रुप डिस्कशंस में आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको, आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको? क्या ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपको लगता है प्लेसमेंट के लिए? प्लेसमेंट ओरिएंटेड, हाँ, प्लेसमेंट के लिए तो ज़रूरत है, टेक्निकल स्किल के अलावा यही ज़रूरत है एक्चुअली, यही ज़रूरत है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा हाँ, प्लेसमेंट के लिए ही। ओके, सो बच्चों, प्लेसमेंट के लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये स्किल्स एक्स्ट्रा स्किल होती हैं जो आपको एक्वायर करनी चाहिए। ओके, सो ऋषिकेश, जैसा आपने बताया कि आपके कॉलेज में जो बच्चे थे उनकी प्लेसमेंट हो जाती थी, जो अच्छा बच्चा होता था उनकी प्लेसमेंट हो जाती, मेहनती होता था। आई एम श्योर आप भी मेहनती थे, तो आपने प्लेसमेंट लेने का क्यों नहीं सोचा? आपने क्यों सोचा कि यार मुझे गेट की तरफ जाना चाहिए? मैंने ऐसा सोचा कि मैं कॉलेज में अपने आप को देखता हूँ कि अगर मैं कैपेबल हूँ गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि गेट एग्जाम अगर आप क्रैक करोगे तो बहुत अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी और उसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए मैंने थर्ड ईयर से ही गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैंने ऐसा सोचा था कि अगर फाइनल ईयर में नहीं होगा, अगर मेरा अच्छे से रैंक नहीं आता तो मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊँगा, ऐसा मेरा फिक्स था। क्योंकि गेट जो एग्जाम है फाइनल ईयर में फरवरी में होती है और 4-5 महीने मिलते हैं आपके लिए प्लेसमेंट के लिए। ओके, सो आपने मतलब एक बैकअप प्लान बना के रखा था कि पहले मैं गेट अच्छे से दूंगा, अगर गेट हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो उन 4-5 महीने में मेरी स्किल्स को मैं इम्प्रूव करके एक प्लेसमेंट ले लूंगा। दैट इज़ वंडरफुल ऋषिकेश। तो आपने अब जैसे गेट देने का सोचा, गेट में ऑलरेडी आपकी थर्ड ईयर में 1287 रैंक आ गई थी, क्या दिमाग में ऐसा था कि यार अगली बार मैं अच्छा कर पाऊंगा, अगली बार मैं टॉप रैंक लेके आ सकता हूँ? मतलब ड्रॉप लेके? हाँ, ड्रॉप लेके। यस, आपकी कॉलेज में ही रैंक आ गई थी 1287, तो उस आपने जैसे बताया कि उस टाइम भी आपको आईआईटी से आईआईटी कानपुर थर्मल मिल रहा था, तो आप आईआईटी कानपुर थर्मल क्यों नहीं गए? आपने दोबारा क्यों सोचा कि आप एक और ड्रॉप ले सकते हो? एक्चुअली मेरा एम था पीएसयू ज्वाइन करना या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना। ओके। और तब तक इसरो की नोटिफिकेशन आ चुकी थी जब मैं फाइनल ईयर में था। ओके। तब और मैंने कंफर्म कर लिया, लगभग एडमिशन कंफर्म कर लिया था लगभग मैंने। ओके, सो आईआईटी कानपुर थर्मल आपने कंफर्म कर लिया था एडमिशन? ओके, का ही रह गया था वहाँ पे। ओके। तो उस वक्त सोचा, एक माइंड में ख्याल आया कि और मदर ने भी मुझको एक सजेशन दिया कि अगर 1 साल वहाँ जाके तुम्हारी पढ़ाई होगी कि नहीं, एक्चुअली उतना टाइम दे पाओगे कि तुम कि नहीं, क्योंकि मैंने गेट वाला की कोचिंग ली थी उस वक्त फाइनल ईयर में। बाद में जो गेट 24 के लिए, तो उस वक्त और बहुत पढ़ाई अच्छे से चल रही थी उसमें मेरी। लगभग 10-12 घंटे इजीली हो रही थी पढ़ाई। तो मैंने सोचा वहां जाके मुझको फिर लेक्चर देखने पड़ेंगे, एकेडमिक्स होगा, क्योंकि वहां जाके गेट की प्रिपरेशन करना कोई मतलब नहीं, करना डिफिकल्ट है। यस, और अगर आप एमटेक करना है तो एमटेक ही करना है, ऐसा मेरा था कि गेट किया और दूसरी एग्जाम नहीं प्रिपरेशन करना। तो वहां पे डिसीजन नहीं हो पा रहा था। फिर ऐसा सोचा कि 1 साल अपने आप के लिए एक देते, 4-5 मंथ ही बचे थे गेट के लिए। तो ऐसा सोचा कि एक बार इतने देते मतलब अपने आप के लिए। तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो उसके बाद बार्क का रिटर्न भी क्लियर हुआ, इसरो का भी रिटर्न क्लियर होगा, पर गेट में अच्छी रैंक आई नहीं उतनी जितना सोच रहा था। क्योंकि गेट और जो इसरो की रिटर्न है ना, वो ओवरलैप हो गई और डिले भी हो गई। तो उस वक्त प्लानिंग में गड़बड़ हो गई, क्योंकि कुछ एनवायरनमेंट में इशू आ गया था उस वक्त साउथ में। तो उसकी वजह से इसरो की एग्जाम डिले हो गई थी और ओवरलैप हो गई सारी चीज। तो फुल लेंथ दे ही नहीं पाया गेट के लिए में। तो गेट का इतना फोकस नहीं था। डायलेमा में कहीं रह गए कि इसरो पूरा फोकस करे या गेट पूरा फोकस किया। ओके, सो हमारे लिसनर्स वुड बी लाइक दे वुड वांट टू नो कि ऋषिकेश जो है उनका एम था रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, आइदर बार्क या इसरो में। ऋषिकेश इसरो को बहुत पहले से ही टारगेट कर रहे हैं। सो ऋषिकेश, जैसा आपने बोला कि अभी आपका इसरो का रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उसका इंटरव्यू अभी आना बाकी है, और ऋषिकेश ने अभी बार्क का एग्ज़ाम क्रैक किया है और नेक्स्ट वीक ऋषिकेश की ज्वाइनिंग है। तो ऋषिकेश, मुझे थोड़ा ये बताइए कि बार्क और इसरो दोनों आपके, जैसा आपने कहा कि सर दोनों ही रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में जाने का मेरा इंटरेस्ट है, बट लेट्स से कल आपका इसरो में भी अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप दोनों में से किसको चूज करना चाहेंगे?
सो अभी तो वैसा डिसीजन तो नहीं किया है मैंने। ओके। तो अब मैंने ऐसा सोचा कि अब ज्वाइन करूंगा बार्क को, वहाँ पे देखूंगा कैसा कल्चर है, कैसा एनवायरनमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही डिपार्टमेंट डिसाइड होता है। ओके। फिर इसरो का इंटरव्यू होगा, तब कौन सा डिपार्टमेंट मुझे मिलेगा। ओके। तो उसी के हिसाब से मैं डिसीजन करने वाला हूँ उसके ऊपर। ओके, सो अभी बार्क ज्वाइन कर लेंगे 7-8 महीने, क्योंकि इसरो का रिटर्न हुआ है अभी, इंटरव्यू होने के बाद में जब ज्वाइनिंग आएगी तब तक 7-8 महीने का टाइम मिलेगा। ओके, सो तब आप वहाँ जाके फील लेंगे कि भाई डिपार्टमेंट में मुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरी पसंद का मुझे जॉब मिल गया है तो आप बार्क में रहेंगे, अदरवाइज इसरो के डिपार्टमेंट पे चूज करेंगे। वेरी वेल थॉट ऋषिकेश, आई थिंक दैट शुड बी द लॉजिकल वे ऑफ अप्रोचिंग, कि आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप यूटिलाइज करो और बाद में जो फ्यूचर में आएगी उसके हिसाब से देखेंगे। ऋषिकेश, एक और चीज़, आई एम लिटिल क्यूरियस ओवर हेयर, आपने बीच में कहा था कि आपको इंक्लिनेशन था कि कहीं PSU में जाना है, तो PSU तो आपको NTPC मिल ही गया है, NTPC क्यों नहीं, बार्क क्यों? एक्चुअली अगर बार्क नहीं होता तो NTPC में चला ही जाता, पर कंपेरेटिवली अगर देखा जाएगा तो NTPC भी अच्छा है, सबकी ड्रीम है NTPC भी, मेरी भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। ओके। पर बार्क के कंपेरेटिवली मैंने बहुत देखा, पोस्टिंग के रिलेटेड भी देखा कि बार्क में पोस्टिंग बहुत ऐसा मतलब चेंज नहीं होती है, अगर एक बार हो गई तो वही रहती। ओके। तो उसी के हिसाब से डिसीजन लिया मैंने बाहर की, और रिसर्च के ओरिएंटेड ज़्यादा है बार्क। तो ओके, सो आपको रिसर्च में ज़्यादा जाने का इंटरेस्ट है, बिकॉज NTPC में इट विल बी मोर और लेस लाइक अ मैनेजरियल जॉब। अच्छा, इसलिए आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ थ्रिल भी चाहिए। करियर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी बार्क में, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे करियर मतलब प्रमोशन होते हैं वहाँ पे। राइट। आपकी प्रोग्रेस पे, आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, कितने आपके पेटेंट्स हैं, उन सब पे ज़्यादा बेस्ड करियर ग्रोथ ज़्यादा है। ओके, सो दैट इज़ वेरी वेल ऋषिकेश। सो अब मैं ऋषिकेश ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ठीक है मैं बार्क में हूँ या इसरो में हूँ, कहीं दोनों ऑर्गेनाइजेशन में रहूँगा। एक टिपिकल इंटरव्यू वाला क्वेश्चन, जैसे इंटरव्यूअर आपको कंपनी जॉब के लिए हायर करते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 years, तो आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद आप कहाँ होगे? सर ऐसा, आई विल बी इन पोजिशन वेयर कि I will be a critical person for a particular mission. Okay. I will be having some patents, some research paper. Okay. So आप सोच रहे हो कि कुछ आपके नाम पे पेटेंट होंगे। Very eager to see your name on patents, ऋषिकेश। मैं भी I would really love कि आप कुछ इन्वेंट करो, and then as a teachers also we can say भैया ये हमारे बच्चे ने डिज़ाइन किया है, ये एक पेटेंट है। इट रियली फील्स गुड ऋषिकेश अगर आप कुछ इन्वेंट करते हो, एंड मोर और लेस नॉट अस, आपको अपने अंदर ज़्यादा प्राउड फील होगा कि यार आई हैव गिवन समथिंग टू सोसाइटी। सो वेरी गुड थॉट्स अबाउट द फ्यूचर ऋषिकेश। सो ऋषिकेश की जर्नी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, हाउ ऋषिकेश प्रिपेयर्ड, बट जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, जो गेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप लोगों के रोल मॉडल्स रहे होंगे। उन रोल मॉडल्स के पैरेलली आप ऋषिकेश की जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ऋषिकेश ने कैसे प्रिपेयर किया उसके बारे में जान सकते हैं। तो ऋषिकेश, बच्चों के लिए हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों के लिए क्या की एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चों को फोकस रखना चाहिए, या फिर किन चीज़ों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एम क्लियर होना चाहिए, एग्जाम किसके लिए दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। ओके। सेकेंडली जो आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे, नॉलेज उसके लिए गैदर कहाँ से करोगे। आजकल तो फैसिलिटी बहुत अच्छी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे कोर्सेस है, जैसे कि गेट वाला। तो फैकल्टी बहुत अच्छी है एज पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसर्ट, उसके बारे में मुझको पता है। ओके। तो आप क्या कीजिए कि फैकल्टी को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, मतलब 15-20 ईयर्स के अराउंड एक्सपीरियंस है। उनको फॉलो कीजिए, एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए। जो क्लास में अच्छे से नोट्स बनाने, उसको कितनी बार रिवाइज करना है, उसके साइकिल आपके पास क्लियर होने चाहिए, कि नोट डाउन होना चाहिए कि आज इतना पढ़ा है, इसको अब कब रिवाइज करूंगा मैं। ओके। अब सेकेंडली आता है कि न्यूमेरिकल स्किल। तो न्यूमेरिकल स्किल क्या होता है, जो फैकल्टी है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डीपीपी देंगे आपको। ओके। तो उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बाद दो पॉइंट आएंगे। एक तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा,
सॉल्व नहीं होगा तो आपको क्या करना है, मार्क करना है उस क्वेश्चन को, और मार्क करने के बाद उस कंसेप्ट को और एक बार देखना है, फिर क्वेश्चन को ट्राई करना है। ओके। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना है, कोई बात नहीं। ओके। फिर पर मार्क करना है उस क्वेश्चन को। ओके। और सेकंड हो सकता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे थे पर थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन में एरर हो गया, वो उसके लिए एक सेपरेट सी बुक बनानी है आपको। ओके। उसमें सारी चीजें नोट डाउन करनी है। राइट। और वो पर्टिकुलर इंटरवल में रिवाइज करना है उनको, उन मिस्टेक को। और जो मार्क क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से स्लॉट बनाना है कि उसमें मैं देखूंगा स्लॉट में इन क्वेश्चन को। तो जो मेरी गलतियां हुई है उनको मैं वापस से फ्यूचर में ना करूं, उसके लिए मैं मार्क करके रखूंगा, एक अलग से डायरी बना के रखूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। और कुछ आप कहना चाहते हो? और प्रिपरेशन के लिए मतलब थर्ड पॉइंट, जो आप पढ़ाई करोगे तो ट्रेस बिल्डअप होगा कुछ तो कुछ। अच्छा, तो स्ट्रेस भी आपको आएगा। ओके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली एक्सरसाइज मस्ट है उसके लिए। ओके। बॉडी से स्वेट निकलना ही चाहिए डेली। और सनलाइट में भी एक्सपोज होना चाहिए। जो ऑनलाइन करते हैं ना पढ़ाई बच्चे, उनका ये ऐसा रहता है कि वो पीछे से सामने बहुत ज्यादा रहते हैं, बाहर एनवायरमेंट में जाते नहीं। तो हमारे यहाँ तो खेती रहती है, मैं घूम के आता था खेती से। तो एनवायरमेंट से भी कनेक्ट रहना है हमें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते जा, पढ़ाई करते करते सिर्फ रूम के अंदर ही बंद हो जाओ, आपको बाहर भी घूमना है, बाहर एक्सप्लोर होना है। ओके। और नेक्स्ट लिए कि फिर सेकेंडरी डाइट आता है। डाइट भी आप ऑयली ज्यादा ना खाए, घर का जो खाना बनाए है वही खाए। तो हम, मेरी जो मदर थी वो डाइट का अच्छे से ख्याल रखती थी मेरा, तो कोई इशू नहीं था। वो आपकी स्टील बॉडी देख के लग भी रहा है हमें कि आपकी मदर ने बहुत ध्यान रखा हुआ है। ओके ऋषिकेश, एक चीज आपने बीच में बोली थी जब मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा, मैं उस पर वापस आना चाहूंगा। आपने कहा कि आपका एम होना चाहिए। एम तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट का होता है, हर किसी का ड्रीम होता है कि यार मैं इसरो जाऊं, मैं बाहर जाऊं। बट जो बंदा ड्रीम करता है और उसको अचीव करता है और जो नहीं कर पाता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो ड्रीम हमने की तो वहाँ पे लिखनी है किसी चीज पे, पेपर पे। okay. तो मैंने तो चिपकाई थी एक बोर्ड, मेरे जो स्टडी बोर्ड था सामने ही। okay. इसरो और बार्क में जाना है। okay. तो क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे तो उसके माइंड में आपके चलता जाएगा। माइंड आपको सजेशन देगा। यूट्यूब में आप इधर बार्क टाइप भी करोगे तो यूट्यूब भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड। तो आपको उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेती जानी है। और अब आएगा इन्फॉर्मेशन आने के बाद अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग। अब इसको कैसे अचीव करना है। प्लानिंग बहुत आईएमपी है। गिव अप करने और नहीं, मतलब गिव अप क्यों करते हो आपकी, इनिशियली बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हो। क्योंकि क्या होगा, इनिशियली आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाना है पढ़ाई। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके जाना है। डायरेक्टली आपको 6-7 घंटे नहीं पढ़ना है, थोड़ा 1 घंटे जितना आप पढ़ सकते हो इनिशियली। थोड़ा 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 21 दिन तक आपको थोड़ा थोड़ा, एक बार हैबिट में आ जाए चीजें तब तक। तो आपको आपका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा स्लोली। सो यू मीन टू से आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप अपने ड्रीम को पूरे टाइम फॉलो करते रहो। ऐसा नहीं है कि मेरा ड्रीम है तो बस ड्रीम ही है, उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और सोशल मीडिया आपको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करवा सकता है, हेल्प कर सकता है। जैसे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो बार का दिखाएगा। यूट्यूब ही ज्यादा, मैं दूसरे सोशल मीडिया पे नहीं था, मैं एक्चुअली टेलीग्राम और यूट्यूब पे ही। ओके। सो ऋषिकेश, जब प्रिपरेशन करते थे तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो पर्सनली आई फील कि इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है आज के टाइम में। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी में जो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है दैट इज सोशल साइट्स हो गए या सोशल मीडिया कह लो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, रील्स हो गए। इनफैक्ट यूट्यूब का रील्स आज सबसे ज़्यादा टाइम किल करता है। तो आपके क्या थॉट्स हैं, हाउ स्टूडेंट शुड अप्रोच दिस थिंग? अब इनिशियली मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली कट ऑफ से नहीं कर सकते, इनके बहुत दिनों से आप जुड़े हो इनसे। तो इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके आप इनका टाइम कम कीजिए और पढ़ाई का टाइम बढ़ाइए। जब आप मॉर्निंग में आपको देखना नहीं ये चीजें, तो इनिशियल जो आपका मतलब सबसे मतलब मैक्सिमम एनर्जी होती है आप में सुबह, तो उस वक्त आपको जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतनी करनी है। बाद में आपका मन ही नहीं करेगा वो देखने का सोशल मीडिया। जितना ज्यादा आपका टारगेट फर्स्ट आपको अचीव करनी है, और आप एक बार टारगेट अचीव हो गए तो आप देख सकते हो। क्योंकि एक्चुअली आपने और उसका जो देख सकते हो ना, वो पढ़ाई के रिलेटेड ही देखिए ज्यादा से ज्यादा। और जो रील ही ना देखे तो ही बढ़िया, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन स्पैन घटता है और क्वेश्चन सॉल्विंग में वो बहुत मतलब डिसएडवांटेज है उसका। डिसएडवांटेज रील्स पे हमें नहीं जाना चाहिए।
हम डिलीट ही कर दें तो ज़्यादा बेटर नहीं? वो तो बढ़िया है, बहुत ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। तो बेसिकली आप सोशल मीडिया वाले जैसे इंस्टाग्राम जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है उनको आप डिलीट भी कर सकते मैंने हैं। तो डिलीट ही कर दिया था। ओके, आपने बताया था कि आप सिर्फ टेलीग्राम पे रहते थे, और टेलीग्राम पे भी वो इन्फो रहते थे कि जो रिक्वायर्ड है, जो नोटिफिकेशन है, जो फैकल्टीज ने पिन किए हैं, आप उन्हीं को बस देखते थे। नोटिफिकेशन मेरे फोन में ऑफ ही थी, सारे ऐप की, किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन ऑन नहीं। ओके ओके, ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है बच्चों के लिए कि आप नोटिफिकेशन ही बंद कर दो, पता ही नहीं चलेगा। अदरवाइज बच्चे होते हैं बैठे रहते हैं, जैसे ही पी किया तो दिमाग में आ जाता है कि यार कुछ नोटिफिकेशन आया। दैट्स वेरी वेल सेड। ऋषिकेश, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, आज 15 घंटे पढ़ लिए, कल 16 घंटे पढ़ लिए, फिर तीसरे दिन 2 घंटे पे आ जाते हैं, फिर कभी 7 घंटे। तो ये जो स्टडी कंसिस्टेंसी होती है, ये आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाया था कि एक दिन में कितना घंटे पढ़ोगे, कौन कौन से टाइम पे पढ़ोगे? व्हाट वाज योर शेड्यूल? सर ऐसा था, मैं क्या करता, टारगेट बेस्ड स्टडी करता था। और मैंने जो स्लॉट थे अपने बनाए थे वो 3 हिस्सों में बांट लिए थे, 3-3 घंटे के। ओके। और लेक्चर का था वो 4 घंटे का स्लॉट था PW से। ओके। तो और बाकी 3 घंटे रिवीजन पे फोकस करता था और 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ओके। तो उसमें क्या करता था कि आज इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझको। ओके। और उस टारगेट रखना है, इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको सॉल्व करना, उनको मार्क करना, उनकी सिली मिस्टेक को देखना। और जो क्वेश्चन सॉल्विंग के स्लॉट में है, टेस्ट सीरीज का भी स्लॉट डाल देता था मैं, कभी जब जरूरत है, जब टेस्ट आने वाली है तब। ओके। तो बेसिकली आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, और आपने 3-3 आवर्स के जो स्लॉट बना दिए, उनमें आपने डेडिकेटेडली कि भैया आज मुझे यही पढ़ना है, उसके हिसाब से शेड्यूल बना के आपने किया। आप याद है मुझे बीच में जब कभी एक बार हमने बात किया था, मैंने शायद क्लास में भी बोला था कि रात को सोने से 10 मिनट पहले अपने दिमाग में शांति से बैठो और डिस्कस करो, या फिर देखो कि आज आपने क्या क्या किया। आप उस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे, तो वो बात एक बार ज़रा फिर से बताइए कि मतलब आप सोने से पहले वो 10 मिनट्स आप क्या करते थे? सर वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। ओके। उसके लिए हम डायरी मेकिंग बोलते हैं। ओके। कि डायरी में आपके होना चाहिए कि आप आगे के प्लान भी होने चाहिए, 7 दिन में अगले क्या करने वाले हो, आपके आने वाले मंथ में क्या करने वाले हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कल क्या करने वाले हो। ओके। क्योंकि अगर आप कल का लिख लिया सोने से पहले 10 मिनट, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रेडी हो जाएगा, आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी उसके लिए, वो इतनी मेहनत करने के लिए। ओके। और कल सुबह जब आप उठोगे तो आपको ऑलरेडी 7-8 घंटे दिमाग में है कि यार ये चीज़ तो मुझे करनी है। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। कमिंग बैक टू गेट वाला, ऋषिकेश आपने पराक्रम बैच से पढ़ाई की है, मुझे पता है जब मैं क्लास लेता था तो आपके बहुत सारे डाउट्स आते थे। एक चीज़ मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ कि क्लास में जो मैटर है उसको क्लास में ही सुलझा लो। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है क्लास में ही टीचर से पूछ लो। बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करने में वो झिझकाते हैं, उनको लगता है कि यार क्लास में डाउट पूछूंगा तो टीचर क्या सोचेगा, सब बच्चे क्या सोचेंगे। तो आप, मुझे पता है आप बहुत प्रॉम्प्ट थे, आप आंसर्स भी देते थे, गलत भी होते थे तो आपकी बातों पे हम उसको करेक्ट भी करते थे। सो हाउ डू यू सी दिस कि क्लास में बच्चे को जब वो पढ़ रहा है तो टीचर के साथ उसको इंटरेक्ट, बिकॉज आप ऑनलाइन पढ़े हो पूरा, तो ऑनलाइन में कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे का? एक्चुअली आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपको लर्निंग को देखना है। ओके। ना कि मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। डाउट पूछना है, जितना डाउट पूछोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा आपके माइंड में। राइट। इतना ज्यादा कनेक्शन बढ़ जाएगा फैकल्टी के साथ, तो अच्छा लगेगा आपको लेक्चर देखना, आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो डाउट पूछना है, फैकल्टी तो सारे हेल्प करते हैं। एक्चुअली इतने डाउट आते भी नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कहाँ पे डाउट आ गया, तो आप पहले से ही रेडी होते हो वहाँ पे। राइट। आप जानबूझकर पूछते हो ऐसा क्वेश्चन, तो आपको पता होता है बच्चे कहाँ पे गलती करेंगे। एग्जैक्टली। वो सारे फैकल्टीज को पढ़ाते पढ़ाते वो एक चीज समझ में आ जाती है। इवन आई रिमेम्बर स्वदेश सर भी जब क्लास लेते थे तो स्वदेश सर आपके बारे में बहुत बताते थे। गाइज, ऋषिकेश वॉज वेरी एक्टिव इन द बैच, और हमने ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज ने पॉइंट आउट किया था कि दिस इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ गोइंग टू क्रैक लॉट ऑफ एग्जाम्स। सो ऋषिकेश से हम बहुत पहले से ही कनेक्टेड थे। इवन ऋषिकेश आप भी सारे फैकल्टीज़ के साथ रहते थे, जैसे ही आपने सारे रिजल्ट्स आए आपने सारे फैकल्टीज़ के साथ शेयर किया है। वी रियली फील प्राउड अबाउट दैट। एक और लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा ऋषिकेश, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए, तो
सिंस आपने फर्स्ट ईयर में जब पहले साल आपने तैयारी की थी तो आपकी रैंक आई थी, सेकंड साल आपकी रैंक इम्प्रूव हुई, सो हाउ डिड यू यूटिलाइज दैट टेस्ट सीरीज? की टेस्ट सीरीज कब से देनी चाहिए, कितने टेस्ट आप दे सकते हो? इनिशियली क्या होगा ना, जब मैंने थर्ड ईयर का अटेम्प्ट था उस वक्त मैं टेस्ट सीरीज से डरता था क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते थे मुझसे। ओके। तो एक्चुअली टेस्ट सीरीज ही नहीं देता था, मैं अवॉइड करता था। ओके। जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करता था मैं। हाँ। और मुझे लगता था कि PYQ सॉल्व हो गए तो हो गया सब कुछ। ओके। क्योंकि PYQ सॉल्व हो रहे थे मुझसे। हाँ। पर रिसेंट ईयर में पैटर्न बदल गए एक्चुअली गेट का। ओके। क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो उसके लिए आपका थोड़ा माइंडसेट भी खुला होना चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके। सब सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब रैंक कम आ गई तो मुझे दिखा एक्चुअली मेरी रैंक किसकी वजह से कम आ गई। ओके। तो मैंने टेस्ट सीरीज के ऊपर बहुत काम किया एक्चुअली। फिर बाद में क्या करता था, मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करता था और उसकी टेस्ट देता था। ओके। टेस्ट में तो अच्छे मार्क आते ही नहीं थे मेरे, कम ही आते थे। फिर भी देता गया तो प्रैक्टिस हो गई तो देता ही गया। फिर उसकी वजह से न्यूमेरिकल स्किल बढ़ी तो वो इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। क्योंकि BRC के इंटरव्यू में तो ऐसे ही क्वेश्चन रहते थे, डिफिकल्ट ही। ओके। तो ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में ऐसा 2 मिनट का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन 30 मिनट तक चलते थे। अच्छा। तो ओके, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठाया कि बार्क में क्वेश्चंस अलग किस्म के पूछे जाते हैं। सो चलो थोड़ा सा आप बार्क का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरा शेयर करो कि जब इंटरव्यू गए होगे तो आप क्या सोच के गए हो इंटरव्यू में, और जब वहाँ इंटरव्यू दे रहे हो तो आपने कैसे आंसर दिए या क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में, बिकॉज बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं बार्क हुआ या इसरो हुआ इनके इंटरव्यूज को लेके। एक्चुअली सर BRC का इंटरव्यू तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके। गेट से भी डिफिकल्ट, तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा सोर्सेस भी रेफर करने पड़ते हैं। तो फिर क्या होगा ना, मेरा ऐसा माइंडसेट था इसरो के लिए और स्वदेश सर से भी बार्क के लिए सॉरी, तो स्वदेश सर से भी बात करने के बाद कि आपकी थिंकिंग माइंडसेट होना चाहिए। आंसर गलत भी आ जाए पर आप थिंक करना है। मेरा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था मुझको लास्ट में, तो उसके ऊपर मैंने 4-5 बार थिंक किया, 4-5 बार कंसेप्ट बताई, वो भी सपोर्टिव रहते हैं एक्चुअली। उधर से वो भी हिंट देते हैं, हम भी सब थिंकिंग करनी है। और जब आप पूरा इंटरव्यू ब्लैक बोर्ड पे होता है तब उस वक्त क्या होता है कि आपको जो लिख रहे हो, जो सोच रहे हो, उनको बताना होता है। आप अप्रोच किस तरह से कर रहे हो उनको बताना होता है। ऐसा चुप नहीं बैठना है वहाँ पे एक्चुअली। वो भी हेल्प करेंगे, हमें भी ट्राई करना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होगा कि डिस्कशन से ही सॉल्व होगा। एक्चुअली डिस्कशन होना चाहिए उसमें एक्चुअली इंटरव्यू में। और एक क्वेश्चन मैं शेयर करना चाहूंगा एक टैंक का। उसमें क्या किया था, उन्होंने 3 सब्जेक्ट लिंक किए थे। एक टैंक था पहले से, उसमें लगभग 15 मीटर तक वाटर था। और 5 मीटर तक हाइट थी ऊपर, उसके ऊपर उसमें एयर थी और फिल करने के बाद उन्होंने क्लोज किया। तो टैंक बंद कर दिया ऊपर से। यस। तो उन्होंने बोला इसके लिए बोला हमें 10 मीटर तक लानी है। तब कितना टाइम लगेगा इसमें? अच्छा, उसमें एक होल निकाला और पानी नीचे से ओपन किया उसको और टैंक को लेवल नीचे आना था। तो इसमें क्या होगा ना, जो बेसिक फंडामेंटल है आपकी, जैसे कि बर्नौली इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सी प्रोसेस फॉलो होगी वहां पे एयर एक्सपेंशन में, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट होगी। उन्होंने हिंट दी मुझको, ये प्रोसेस फास्ट होने वाली है। अच्छा। तो मैं बोल रहा था आइसोथर्मल इनिशियली, तो वो बोले प्रोसेस फास्ट हो रही, तो मैंने बोला फास्ट हो रही तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो मैंने बोला एडियाबैटिक होगी प्रोसेस। तब उससे फिर स्टार्ट हो गया इस क्वेश्चन में। तो मैंने बेसिक फंडामेंटल लगाया एक्चुअली, बर्नौली इक्वेशन वाला, कंजर्वेशन वाला, ये बेसिक फंडामेंटल से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए फंडामेंटल जो भी होता है। और आपको इस क्वेश्चन में तो वैसा भी था कि आपको हीट ट्रांसफर भी दे रहा है, थर्मल पार्ट भी आ गया है क्योंकि आपका गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर वाटर बर्नौली आ रहा है। तो ये मुझे लगता है ये सारा सब्जेक्ट मिला के बहुत ही क्रिटिकल सा क्वेश्चन बना दिया था। इस तरह के क्या और भी क्वेश्चंस थे? मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग पे ही थे या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कुछ था? ऐसा था कि आपने भी, जब आपका भी इंटरव्यू गाइडेंस का वीडियो आए है यूट्यूब पे है, तो उसमें आपने बोला है आपको भी क्रिटिकल थिंक ही करना है। तो मैं भी वही करता था एक्चुअली थ्रू आउट द प्रिपरेशन। और आपने बोला था कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन एग्जाम क्लियर होने के बाद नहीं होता, जब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दी तब से होता है। आपके सारे पॉइंट मेरे आप भी ध्यान में है, वो जो आपने बताया क्रिटिकल थिंकिंग वाला बहुत IMP है, क्योंकि ये ऐसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वो आपको सोचना है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं वहाँ पे रेडी हो, कैसे भी क्रिएट हो सकते हैं एक्चुअली वहाँ पे। so तो आपको क्रिटिकल थिंक करना, ऐसा क्यों, ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा,
ऐसा ही थिंक करता रहना है आप। ओके, तो ये जब प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसी टाइम ये सब सोचते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन एग्जाम क्लियर हो उसके बाद में आप सोचो। जो गेट वाला में पढ़ाई थी ना, वो गेट से भी बहुत एक्सपांड करके डीप में थी एक्चुअली। ऐसा नहीं कि गेट में तो बहुत इजी क्वेश्चन थे इस साल, मतलब ओके आपको सिली मिस्टेक पे काम करना है, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। सिली मिस्टेक की वजह से रैंक कम होती मोस्ट ऑफ द बच्चों की। ओके, सिली मिस्टेक बहुत आईएमपी गेट, तो सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करने। एक ये सिली मिस्टेक से मेरे को एक और चीज़ याद आई कि जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है तो कंप्यूटर्स पे एग्ज़ाम दे रहा होता है, ऑनलाइन आजकल एग्ज़ाम होता है, किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है। आई एम श्योर ये दिक्कत आपको भी आई होगी, तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और व्हाट कुड बी योर सजेशन? सर लास्ट 2 साल में जो गेट मैंने दिया है उसमें बहुत पीसी स्लो था, माउस भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ओके, एक्चुअली हम माउस का मूवमेंट बहुत कम ही करना पड़ा था क्योंकि वो नीचे से वायर कम थी एक्चुअली। अच्छा, ओके। तो उसमें टाइम कम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था एक्चुअली। ओके, और लैग था उसमें। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा, हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कैसा लैपटॉप होगा या कैसा जो सेटअप होगा वहाँ पे कैसा होगा। तो आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस फॉर वर्स्ट कीजिए। मतलब घर पे एक ऐसा स्लो पीसी लाइए और अपने लैपटॉप को स्लो कर सकते हैं वैसा, देखिए हो सकता है तो क्योंकि हमारे पास जो इंजीनियरिंग वाले लैपटॉप होते हैं ना, उनकी जो रैम होती है वो कम ही होती है, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, ओके, जो हम घर में यूज करते हैं। ओके ओके, जो वहाँ पे यूज होता है वो उनकी रैम बहुत कम होती है। एग्जैक्टली, तो वो बहुत स्लो होगा। तो रियल एनवायरनमेंट में ढलने के लिए आप अपने पीसी को कर दो, पीछे 2-4-5 वीडियो चला दो उनको म्यूट करके, ताकि आपका पीसी स्लो हो जाए, फिर आप टेस्ट करो। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। सो बच्चों, वी हैव आई थिंक गेन्ड अ लॉट फ्रॉम व्हाट ऋषिकेश हैज शेयर्ड। एक और छोटी सी चीज़ जो बच्चों को दिमाग में कभी कभी आती है कि यार आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सब हर कोई ऑनलाइन पढ़ता है। क्या ऑनलाइन से प्रिपरेशन करना सफिशिएंट है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन से ही प्रिपेयर किया जा सकता है और अच्छी रैंक लाई जा सकती है? इट इज़ एग्जाम्पल, मैंने ऑनलाइन ही किया है। तो मैं दो पॉइंट बोलना चाहूँगा। जब आप कॉलेज के साथ हो, आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑफलाइन का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ओके, तो और कॉलेज की जब बात आप करते हो, उस वक्त ड्रॉप लेते हो, उस वक्त करते हो, क्या होता है ना, ऑनलाइन में टाइम बहुत मिल जाता है आपके लिए। ओके, और आप फाइनेंशियली भी आप कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, फिर भी आप ऑनलाइन अफोर्ड कर सकते हो फिजिक्स वाला की वजह से एक्चुअली। तो ऑनलाइन में ये बात ध्यान रखनी है कि आपको मतलब वो उस तरह का माहौल नहीं मिलता, तो माहौल आपको खुद से डेवलप क्रिएट करना पड़ता है। राइट, उसमें क्या होता है कि आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए। डेली एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, डाइट मेंटेन आपको खुद से करना है। डाउट और इसको अच्छा करने के लिए आपको फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए एक्चुअली। जो बच्चे आपके जो फ्रेंड है, उन जो इसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ बात करनी है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डिस्कस करना है क्वेश्चंस को, तो आपको भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। और रूटीन मतलब बाहर एक्सप्लोर होना है, मतलब सनलाइट से थोड़ी एक्सरसाइज करनी है वही, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, बहुत बच्चे पीसी के सामने ही रहते हैं, ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सोशल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो सिंस आपने ऐप वगैरह तो वैसे ही अनइंस्टॉल कर ही दिए हैं, तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आ जाओ। आप दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेल सकते हो, उससे क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे इफिशिएंसी है बढ़ जाएगी, रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। राइट, तो ये मतलब आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है, आप दोस्तों के साथ जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वो भी आपको रखना है, बिकॉज दैट विल कीप योर माइंड शार्प, इट विल रिलैक्स योर माइंड। और आई होप आपको प्रॉपर स्लीप भी लेना इज वन वेरी कॉमन फैक्टर। तो मेरे लिए बहुत टाइम भी थी, क्योंकि अगर स्लीप नहीं होती तो पढ़ाई होती ही नहीं थी मेरी। ओके, क्योंकि 7-7.5 घंटे तो स्लीप लेता ही था मेरी। Okay, so that's also very important. So ऋषिकेश, thank you so much. आपने अपने लाइफ के बहुत ही क्रिटिकल जो मोमेंट्स थे वो हमारे साथ शेयर किए। आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, and I am sure whatever the things that Rishikesh have shared today is going to motivate a lot of people. आपको बता दूं, ऋषिकेश इज़ फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ये ऋषिकेश के फादर हैं, ही इज़ इनटू द फार्मिंग। ऋषिकेश बचपन से ही गांव से कनेक्टेड हैं, गांव से आते हैं, बहुत ही छोटा सा नॉर्मल सा गांव है पुणे के पास में। Tier 3 कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा
इनको अपॉर्चुनिटीज़ का दिखता नहीं था, बट ही हैज़ ऑलवेज एस्पायर्ड कि वो इसरो में जाएंगे या बार्क में जाएंगे. ही हैज़ गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम इंडिया के जो वेल रेनाउंड साइंटिस्ट हैं, उनसे ऋषिकेश ने मोटिवेशन लिया था जब बहुत यंग एज में थे. एज ही सेड कि 8th क्लास में ही मेरा ये ड्रीम बन गया था. तो आई एम श्योर व्हाट ऋषिकेश हैज शेयर टुडे इज़ गोइंग टू इंस्पायर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंस्पायर करेगा ये वीडियो. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऋषिकेश की, अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर कोई बच्चा आपसे अगर कनेक्ट करे, सो प्लीज़ ट्राई टू हेल्प हिम. हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो जाने के बाद में बहुत सारे बच्चे आपसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे. सो प्लीज़ बी इन टच, बिकॉज आई एम श्योर आपने आज बहुत सारे फैंस बना लिए होंगे. बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर एंड गाइस. थैंक यू सो मच. आई एम श्योर आपको ये सेशन जो होगा वो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा. थैंक यू.